पहले हमने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने देखा कोड ऑन वेजेस। अब ये सेकंड कोड है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, और ये कोड जो है आपका पर्टिकुलरली रिलेटेड है आपके ट्रेड यूनियन से, और जो अदर सर्विस कंडीशंस है, जैसे कि मैं बात करूंगा लेऑफ की बात करूंगा, रिट्रेंचमेंट की बात करूंगा, स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करूंगा, और अदर काइंड ऑफ डिस्प्यूट जो है और उससे रिलेटेड जो रेजोल्यूशन मेथड्स हैं उनके बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। देख, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब हम लेबर लॉ की बात करते हैं तो लेबर लॉ में क्या है, लेबर लॉ इटसेल्फ इंक्लूड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की बात करते हैं तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक इश्यूज कवर किए जाते हैं जो कि डायरेक्टली लेबर का, चाहे डिस्प्यूट की बात हो, लेबर के वेलफेयर की डायरेक्ट बात हो, उनका जैसे मैंने बताया कि रिट्रेंचमेंट, लेऑफ, बाकी अदर कंडीशंस। ठीक है, तो जहां पर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो, मैकेनिज्म हो कि एज ए ग्रुप उनको इन्वॉल्व करना है, एज ए ग्रुप एक क्या करना है, डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है, उस केस में आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आता है। बाकी सारे कौन कौन से इसमें कोड इन्वॉल्व है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बेसिस बता देता हूं, इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड क्या है कि ये आपको पता है कि हमारे जो 4 कोड आए हैं वो 29 लेबर लॉज का कोडिफिकेशन है। मैं बार बार इस नंबर को इसलिए बता रहा हूं, यूपीएससी में आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट 4 लेबर कोड्स आर बेसिकली कंसोलिडेटेड फ्रॉम हाउ मेनी लॉज। ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी ईपीएफओ एग्जामिनेशन दे देता है। आपको पता है ईपीएफओ एग्जामिनेशन में फैक्चुअल क्वेश्चन भी काफी आते हैं। ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर दिस कि आपका 29 जो है 29 लेबर लॉज जो आपके थे, एक्ट थे, उनको कंसोलिडेट करके आपके 4 कोड बना दिए गए। ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, आपको पता है कि कोड ऑन वेजेस कब आया, 2019 में, और उसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी आपकी 8 अगस्त 2019। ये एक्ट है 2020 का। देखिए बहुत सारे अभी भी लेबर लॉ इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहे। ठीक है, लेबर लॉ जो आपके कोड आए थे, सॉरी नॉट लेबर लॉ बट जो कोड आए थे, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और अदर कोड्स, वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि इंडस्ट्री में और जो आपकी यूनियंस है, लेबर यूनियन है, उनके अंदर तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन है, उनके अंदर कुछ रिजर्वेशंस है कि ऐसा ना हो नए कोड आने से क्या हो, कुछ ना कुछ उनके ऊपर बर्डन आए या फिर उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो, ऐसा उनके अंदर रिजर्वेशन है। जैसे कोई भी नया बिल आता है तो किसी पर्टिकुलर क्लास को अगर वो इम्पैक्ट करता है तो उनमें से कुछ रिजर्वेशन आते हैं, कुछ लोग इश्यू करते हैं उस पर, उसका कुछ क्रिटिसिज्म होता है, तो ये लाजमी है। यहाँ पर भी ये डिले जो हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन का, उसका यही रीजन है, बट हम उस पर नहीं जाएंगे भाई। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2019 में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया था, बट उसके बाद में रिजर्वेशन हुए, तभी फिर 20 में फिर से, क्योंकि सेलेक्ट कमिटी को ये कोड चला गया था और सेलेक्ट कमिटी के रिकमेंडेशन, लोगों के, एक्सपर्ट लोगों के बहुत सारे सुझाव लिए गए और उसके बाद में फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आया। इसकी हम टाइमलाइन देख लेते हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि ये जो कोड है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन कब, 28 नवंबर 2019, ये आपको हाईलाइटेड होगा। ठीक है, और ये फिर कहां गया, ये आपका पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी में कोई बिल क्यों जाता है, अगर किसी बिल पे लग रहा है कि कोई डिबेट का या फिर इसको नोट डिबेट, इसको थोरोली एग्जामिन करना है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल प्रोसीडिंग देखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा की, पार्लियामेंट की नॉर्मल प्रोसीडिंग देखेंगे तो नॉर्मल प्रोसीडिंग में कभी भी किसी बिल को आप थोरोली एग्जामिन नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, मोटे मोटे इशू पे उन पे डिबेट कर सकते हो। तो यहां पर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। अब उसके बाद उसमें प्रॉपर एग्जामिनेशन हुआ, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सजेशन आए, बाकी सारी चीजें हुई, तो उसके बाद में फाइनली कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की कब, 23 अप्रैल 2020। ठीक है, फिर ये आपका पास हुआ लोकसभा में 22 सितंबर 2020, राज्यसभा में आपका पास हुआ 23 सितंबर को, और फाइनली गैजेट में जो नोटिफाई कर दिया गया वो कब किया गया, वो किया गया 29 सितंबर 2020। तो ये डेट आप याद रखना, स्पेशली आपको ये डेट याद रखनी है, 29 सितंबर 2020। ठीक है, इनएक्टमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन इन गैजेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड।
अब आ जाते हैं कि कोड का बेसिस, अगर कोड के हम सेक्शंस की बात करें, चैप्टर की बात करें, शेड्यूल्स की बात करें, वो कितनी है। देखिए यूपीएससी एक ऐसा स्टेटमेंट दे सकती है कि दिस लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इंक्लूड्स हाउ मेनी चैप्टर्स, सेक्शंस, शेड्यूल्स। ठीक है, उन शेड्यूल में स्पेशली देखिए 104 यहाँ पे सेक्शन आपको दिख जाएगा कि 104 सेक्शन है। आपको सारे सेक्शन तो याद नहीं करने हैं, आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन याद करने हैं, और उसमें भी जो कंटेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं 14 चैप्टर है, आपको हर चैप्टर को भी याद नहीं करना, पर मोटे तौर पर आपको ये जरूर देखना पड़ेगा पर्टिकुलर चैप्टर जो है इस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड है। वो आपको एक मैच ऑफ द फॉलोइंग दे सकते हैं, दे देंगे थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड टू दिस स्टैंडिंग ऑर्डर, मान लिया उन्होंने बोल दिया कि सेकंड चैप्टर इज रिलेटेड टू ले ऑफ कंडीशन, कुछ भी ऐसे दे देंगे। तो आपको उसमें क्या करना है, उस पेयर को या तो करेक्ट देखना है या फिर उसका मैच करना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो चैप्टर को आप बस इतना जरूर याद रखना कि इस चैप्टर में ये पर्टिकुलर चीज है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं शेड्यूल्स की, शेड्यूल्स में वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में किस टाइप का मैटर है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है। जैसा कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक टाइप का, वो भी तो पूरा आपका एक्ट ही है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए एक्ट है, उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है। ऐसे ही जो ये आपका पर्टिकुलर एक्ट है, इसमें क्या है, चैप्टर है आपके, ठीक है, चैप्टर है और आपके सेक्शंस है और शेड्यूल्स है। तो अब हम 104 में देखते हैं कि इंपोर्टेंट चैप्टर में क्या क्या, किस चैप्टर में क्या है। डायरेक्टली यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस टेबल को देखिए, इस टेबल में क्या है, पहली चीज तो इंफॉर्मेशन यहां पे है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हैज 104 सेक्शंस। ठीक है, फिर 14 आपका चैप्टर हो गया और 3 शेड्यूल्स। अब आपको पता है पहले चैप्टर को आपको, पहले चैप्टर में कुछ होता नहीं है, जनरली स्कोप होता है, डेफिनेशंस होती है। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे, बाईपार्टाइट फोरम्स। इसका मतलब इस टाइप के इंस्टीट्यूशन, इसको अंदर जाके हम देखेंगे कि जहां पर हम नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है, 2 पार्टी इन्वॉल्व है। फिर थर्ड चैप्टर में ट्रेड यूनियन, वो आपको दे सकते हैं कि ट्रेड यूनियन इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये आ सकता है चैप्टर 3 में है। ठीक है, फिर आपका स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया, चैप्टर 4 में आ गया। फिर आपका नोटिस ऑफ चेंज है, वो चैप्टर 5 में। इन सब का डेफिनेशन जो भी है एक्ट वाइज मैं आपको पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा, और पीडीएफ में आप देखेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहाँ पे हमको फोकस करना है। उसके बाद में मैं जो एमसीक्यू कराऊंगा उससे आपका सारा कोड, जितने भी आपके चारों कोड है वो क्लियर हो जाएंगे। आप बस इस बेसिस को देख लीजिए, इससे आपका बैकग्राउंड बनेगा और आप, क्योंकि आपको अच्छे से चारों कोड पढ़ने हैं। हो सकता है कि इनसे कोई भी क्वेश्चन ना आए, मैं पूरा ये यहाँ पर काफ़ी ध्यान से इस बात को बताना चाहूँगा आपको। हो सकता है जैसे पिछली बार लोगों ने सारे कोड पढ़े, अच्छे से उसको पढ़ा, बट कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अभी भी ये कोड इनएक्ट नहीं हुए। मैं फिर से कहूँगा, जब मैं आपको पुराने सारे कोड पढ़ाऊँगा और उसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उनके प्रोविजन जरूर देखेंगे, क्योंकि पुराने कोड से आज भी क्वेश्चन आते हैं। तो हेयर यू कैन सी चैप्टर 5 में क्या है, नोटिस ऑफ चेंज। चैप्टर 6 में क्या है, वॉलंटरी रेफरेंसेस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन मैंने आपको बताया था, इट इज ए एडजुडिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अल्टरनेटिव जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होता है ADR, उसी की एक फॉर्म है आपका आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी को इंडिपेंडेंट आर्बिट्रर मान लिया जाता है, उसके सामने दोनों पार्टी अपने एविडेंसेस लेके जाती है। जैसे कोर्ट में प्रोसीजर होता है ऐसे ही होता है, एक फाइनल अवार्ड आता है और वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टी पे। ठीक है, तो वॉलंटरी रेफरेंस टू डिस्प्यूट, वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। 7वें चैप्टर में क्या है, 7th चैप्टर आपका बताता है मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, 8th चैप्टर है स्ट्राइक एंड लॉकआउट, इसको और आपको फोकस करना है। ठीक है, यहां पे आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 3 बोलता है ट्रेड यूनियंस, चैप्टर नंबर 8 में क्या है आपका स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ठीक है, फिर
फिर चैप्टर नंबर 9 है, ये आपका ले ऑफ रिट्रेंचमेंट और क्लोजर की कंडीशंस डिफाइन करता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजन है रिलेटिंग टू ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। फिर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 11 में क्या है, वर्कर रीस्किलिंग फंड, ठीक है, वर्कर का रीस्किलिंग फंड। देखिए ये इस टाइप का रीस्किलिंग फंड से क्या मतलब है कि एक ऐसा फंड स्टैब्लिश किया जाएगा जिससे मान लीजिए कहीं पे आपको पता है कि अगर रिसेंट की बात करें, आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि आपकी इंडस्ट्री में, चाहे वो मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, वहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेज आए हैं। वहाँ पे एआई का यूज़ काफ़ी होने लगा, मशीन लर्निंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा, और अदर भी जो आपकी न्यू टेक्नोलॉजीज है, जो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ बहुत होने लगा। तो जो आपका एम्प्लॉयज़ है उनकी स्किल को इन्हेंस करने के लिए और जो करंट पैटर्न है उसके पार लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी रीस्किलिंग करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के एक फंड की भी बात है आपका चैप्टर नंबर 11 में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 12 बोलता है आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। 13 में जाओगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। फिर आपका 14 चैप्टर क्या बोलता है, मिसलेनियस है, ठीक है। तो इसमें जो बाकी सारी कंडीशंस होती है, ठीक है, जनरल कंडीशंस, ये मिसलेनियस में दी गई है। तो आपको याद रखने हैं, और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या रखना है, चैप्टर 8 जरूर याद रखना है, आपको चैप्टर 3 और 4 जरूर याद रखना है। चैप्टर 3 में क्या है, ट्रेड यूनियन। चैप्टर 4 में क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर। चैप्टर 8 में क्या है, आपका स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है। और हमने स्ट्राइक, लॉकआउट, इन सब की डेफिनेशन देखी, हमने एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन देखी, हमने वर्कर की डेफिनेशन देखी, हमने इंडस्ट्री की डेफिनेशन, हर टाइप की हमने डेफिनेशन देखी। और आपको पता है कि जितने भी ये कोड हैं इसमें क्या किया गया है, सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ में सिंक्रोनाइजेशन भी है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि एक डेफिनेशन अगर एक जगह है, वही डेफिनेशन हर जगह है, सिंप्लीफिकेशन किया गया है। तो आप समझिए कि आम आदमी के लिए भी, वर्कर के लिए भी, एम्प्लॉयर के लिए भी, और जो आपके लेबर लॉज से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए कितनी आसानी होगी अगर ये कोड इंप्लीमेंट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन है, यहाँ पे हमें भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग एक्ट में नहीं जाना पड़ेगा, हमारे पास सिंपल कोड है। तो यही बेनिफिट होता है कोडिफिकेशन ऑफ लॉज का। देखिए आज हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों की जाती है? क्योंकि अगर आप देखेंगे सोसाइटी में, इंडिया की जो सोसाइटी है वो एक इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें डाइवर्सिटी होने से क्या है, अलग अलग कम्युनिटीज़ जो है अपने अलग अलग अपने उनके प्राइवेट पर्सनल लॉज है, ठीक है। तो उन लॉ में क्या है कि कोई कोडिफिकेशन नहीं है। आप जब कोडिफिकेशन नहीं होता तो आप अलग इतना डीपली उसको जाओगे, उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी वाइड हो सकती है कि हर आदमी अपने बेनिफिट के हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो जब कोडिफिकेशन हो जाता है, सेट ऑफ रूल्स स्टैंडर्ड डिफाइन हो जाते हैं, तब आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते, या उसका मिसयूज जो है मिनिमाइज हो जाता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप एक जस्टिफिकेशन दे सकते हो। कोडिफिकेशन का भी जस्टिफिकेशन यही होता है कि आपने कोडिफाई क्यों किया, क्योंकि आपको क्या करना था, उसको एक जो है स्टैंडर्ड जो है आपके रूल्स, उनको आपको बनाना था। अगर वो स्टैंडर्ड रूल्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जब स्टैंडर्ड रूल्स नहीं रहेंगे तो यू कैन मिसयूज दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। बहुत सारे एक्ट में आपकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, तो आप कहीं पे किसी को यूज कर सकते हैं, और कंफ्यूजन में भी इसमें बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेबर का जो वेलफेयर है वो भी इंश्योर नहीं होगा इसमें, ठीक है। मिसयूज भी है, कंफ्यूजन भी है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में। हमने देख लिया टोटल, ये आपका ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांस है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पे, अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ लेंगे। और हाँ, यहाँ पर हम शेड्यूल को मिस कर गए थे, इसको एक बार देख लेते हैं। शेड्यूल में क्या है आपका, अगर आप देखेंगे शेड्यूल फर्स्ट क्या बोलता है, शेड्यूल फर्स्ट है आपका मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। जो आपका चैप्टर 4 में स्टैंडिंग ऑर्डर डिफाइन है और जो भी सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड वो मैटर होगा क्या, वो शेड्यूल फर्स्ट देता है, ठीक है। फिर आपका शेड्यूल 2 क्या कहता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है, वो आपकी कहां पे गिवन है, शेड्यूल 2 में गिवन है, ठीक है। शेड्यूल 3 क्या बोलता है, आपका कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर चेंज ऑफ विच नोटिस इज टू बी गिवन,
ठीक है। तो इस टाइप की सर्विस कंडीशंस जो आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, जिनके लिए आपका क्या रिक्वायर्ड है, आपका नोटिस रिक्वायर्ड है। अगर आप कुछ भी इस टाइप सर्विसेज चेंज कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी सर्विसेज होगी जिनका अगर आप चेंज करते हैं तो कंपल्सन है आपके ऊपर कि आप पहले नोटिस दें। समझ गए आप? कुछ भी आपकी सर्विस कंडीशन है और उस कंडीशन को आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंडीशन होगी जिनको चेंज करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ये आपके शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 कहता है आपका मैटर्स, कुछ टाइप के मैटर जो आपके स्टैंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से मैटर होने चाहिए। शेड्यूल 2 क्या कहता है? शेड्यूल 2 कहता है आपका कि क्या आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है। शेड्यूल 3 क्या कहता है? ऐसी सर्विस कंडीशन अगर आप उनको चेंज कर रहे हो तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गिव नोटिस, आपको यहां पे नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप एक बार 1st, 2nd, 3rd शेड्यूल का जो है थोड़ा कंटेंट देख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट एक जनरल ओवरव्यू ले लीजिए। अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो 1st शेड्यूल मैंने आपको बताया कि मैटर किस टाइप के मैटर, वो मैटर जो आपके स्टैंडिंग ऑर्डर में कवर होंगे। तो स्टैंडिंग ऑर्डर का आपको डेफिनेशन भी यहीं से मिल जाएगी। तो इस टाइप के मैटर होंगे, कैसा क्लासिफिकेशन होगा वर्कर का, ठीक है, परमानेंट है, टेम्पोरेरी है, अप्रेंटिस है, ठीक है, प्रोबेशनर है, किसी भी टाइप का है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, किसी भी टाइप का है, मैनर ऑफ इंटीमेटिंग टू वर्कर्स पीरियड एंड आवर ऑफ वर्क, ठीक है, किस मैनर में आप उनको बता रहे हैं, ठीक है। फिर आप है शिफ्ट जो है वर्किंग शिफ्ट आपकी, फिर है आपका अटेंडेंस एंड लेट कमिंग। जो जितनी भी कंडीशंस आपकी लेबर से रिलेटेड हैं उनकी जो जनरल वर्क कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, जनरल, वो सब स्टैंडिंग ऑर्डर में इंक्लूड होगी, ठीक है। ये आपके 1st शेड्यूल में मिलेगी। बाकी आप देख लीजिए और भी, बट इसको आपको याद नहीं करना ज़्यादा। रिक्वायरमेंट टू एंटर प्रीमाइसेस बाय सर्टेन गेट्स, ये सारी चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं। आप कहीं पे काम करने जाते हो, ठीक है, आप किस टाइम आ रहे हो, वो रजिस्टर वहाँ पे क्या है, आपकी शिफ्ट कैसे डिफाइन हो रही है, ठीक है, आपका जो क्लासिफिकेशन है वर्कर्स का वो क्या है, ये सारी जनरल चीज़ इसमें आएगी, ठीक है। सस्पेंशन और डिसमिसल फॉर मिसकंडक्ट, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स ऑफ रेड्रेस फॉर वर्कर्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें होंगी। 2nd शेड्यूल मैंने आपको बताया कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है, तो ये आप इसमें देख लेना कि कौन कौन सी। अब इसमें भी ज़्यादा आपको जाना नहीं है। 3rd शेड्यूल आपका स्लाइड है, इसमें से आप एक जनरल ओवरव्यू ले लेना, ठीक है। 3rd शेड्यूल में आपका कंडीशंस है जो आपका नोटिस देना पड़ेगा। तो अगर वेज, आप वेज चेंज कर रहे हो, किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन पेड जो है पेबल टू एम्प्लॉयर, तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड में अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, कंपनसेटरी अदर अलाउंस आप चेंज कर रहे हो, आवर ऑफ वर्क्स आप चेंज कर रहे हो, रेस्ट आप चेंज कर रहे हो, लीव विद वेजेस जो है ये चेंज कर रहे हो आप, तो कुछ भी इस टाइप की चीजें जो आपकी डायरेक्टली जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं सर्विस से, अगर आप वो चेंजेस कर रहे हो तो आपका किस में आएगा? आपका जनरली आपकी उन सर्विस कंडीशन में आएगा जहां पे आपको नोटिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना कि जहां पे हमें नोटिस जरूर देना है वो पर्टिकुलर कहां पे है, ठीक है। 3rd शेड्यूल में आएगा। तो सारी कंडीशंस आपको नहीं देखनी, जनरल ओवरव्यू आप देख लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उसके बाद मैं आपको एक्ट वाइज एक्ट का जो पर्टिकुलर जो गैजेट में पब्लिश हुआ था उसी के बेसिस पे मैं आपको डेफिनेशन पे लेके चलूंगा। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे आपके लिए अलग से लेके आया हूँ कि पहला चीज क्या है कि इस पर्टिकुलर एक्ट ने क्या क्या है, जो इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। जो डेफिनेशन का जो स्कोप है वो पहले वाइडर था, अब वो नैरोवर कर दिया, ठीक है। अब वो नैरो हो गया है, ठीक है। डेफिनेशन अब नैरो है, पहले वाइडर थी। अब वो नैरो क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसको? स्कोप ऑफ इंडस्ट्री बाय डिफाइनिंग द सेम सो एज टू exclude institution owned or managed by organization wholly or substantially engaged in any charitable, social or philanthropic services
सोवरिन फंक्शंस, डोमेस्टिक सर्विसेज एंड एनी अदर एक्टिविटी एज मे नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके सेक्शन 2M मैं आपको फिर से दिखाऊंगा ये, बट मैं हाईलाइट करना चाहता था कि यहाँ पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया इंडस्ट्री की डेफिनेशन से। तो यहाँ पे क्या है, बेस को नैरो कर दिया गया है, और वो कौन से हैं, स्पेशली आपको याद रखना है, चैरिटेबल, सोशल, फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज में जो इन्वॉल्व है वो आपके इस कोड के अंदर नहीं आएंगे, ये आप ध्यान रखना जरूर। चैरिटेबल, सोशल, फिलैंथ्रोपिक, ये 3 वर्ड आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, और जो आपके सोवरिन फंक्शन कर रहे हैं, सोवरिन फंक्शन किस टाइप के फंक्शन होते हैं, जो पर्टिकुलरली आपकी सोवरिन कौन है आपका, सोवरिन फंक्शन की अगर बात करें, आप ये समझना जो आपका, जो मैं गवर्नमेंट की डायरेक्टली बात करता हूँ, अगर गवर्नमेंट का कोई मेन फंक्शन कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, वो इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शन है वो कर रहा है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये इन्होंने बताया कि किस पे बेस्ड है, ये आपको यहाँ पे नहीं जाना। ठीक है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन में इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे नैरो बेस कर दिया गया कुछ इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे मिसयूज हो सकता है, ये क्यों बताया मैंने आपको कि रिजर्वेशन यहाँ पे भी हो सकते हैं, कि बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, उनके वहाँ पे भी तो लेबर काम करती है, क्या उनके वेलफेयर को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सोशल, फिलैंथ्रोपिक, तो इससे क्या हो सकता है, रिजर्वेशन है इस पर्टिकुलर प्रोविजन पे भी। ठीक है, हो सकता है वो रिजर्वेशन सही हो सकता है वो रिजर्वेशन गलत हो, बट यहां पर मिसयूज होने के चांसेस फिर हो जाते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी कि इसने वेज की डेफिनेशन है उसमें भी चेंज किया। वेज की डेफिनेशन पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, जो आपका कोड ऑन वेजेस था वही डेफिनेशन आपकी सब एक्ट में चलेगी। मैं आपको क्या क्या बताया कि ये जो कोड है सिर्फ यहाँ पर कोडिफिकेशन ऑफ सेवरल एक्ट्स ही नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है सिंक्रोनाइजेशन भी। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि जो डेफिनेशन है पर्टिकुलर किसी भी, जैसे वर्ड की, जैसे वेज की मैं डेफिनेशन की बात करूं, इंडस्ट्री की डेफिनेशन की, तो वो सभी कोड में सेम है। तो कोडिफिकेशन प्लस सिंक्रोनाइजेशन इसको बोलते हैं। आज थोड़ा एनर्जी लो है, बट आप लोग एनर्जी बनाए रखिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्कर की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई हुई थी। यहाँ पर मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई फिर से उसका एक छोटा रिवीजन भी हो जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेशनल चेंजेज है वो मैं आपको दिखाऊंगा पूरी पीडीएफ में भी। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी क्या हुआ, इसमें आपका रिवीजन किया गया वर्कर की डेफिनेशन में। पहले क्या था, पहले 10,000 से ऊपर का मैंने आपको बताया था कि वर्कर वो नहीं है जो क्या नहीं कर रहा है, जो आपका मैनेजरियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और सुपरवाइजरी फंक्शन कर रहा है, जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। अगर आप सुपरवाइजर हो और आपकी सैलरी 15,000 से ऊपर है तो आप वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आते। पहले क्या था कि अगर आपकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो अब उस चीज को भी इन्होंने क्या किया है, उस चीज को भी चेंज किया है आपके चारों कोड ने। ठीक है, स्ट्राइक की डेफिनेशन है, देखिए स्ट्राइक की डेफिनेशन में भी चेंज आया है। यहां पर भी एक पर्टिकुलर जो चेंज है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में ऐसा हुआ, आप कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहां पर किसी भी टाइम 50% लोगों ने एक साथ कैजुअल लीव ले ली, ठीक है, सीएल ले लिया सबने, 50% या उससे ज्यादा लोगों ने, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा स्ट्राइक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपके चारों कोड में। जब मैं देखिए डेफिनेशन जब मैं बात करता हूं तो चारों कोड में सेम है। मैं क्लियरली आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि कहीं कहीं आपको सेक्शन वाइज दे सकते हैं कि इस कोड में क्या, पर मुझे नहीं लगता कि डेफिनेशन में वो सेक्शन आपको देंगे। क्यों? क्योंकि वही बताएंगे कि जो आपका वेजेस में डेफिनेशन दी गई है पर्टिकुलर, उसमें वही आपके इंडस्ट्रियल में डेफिनेशन है। तो
डेफिनेशन का सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इंडिविजुअल एक्ट की बात आएगी तब वो इंपॉर्टेंट होगा। जब मैं मिनिमम वेज एक्ट आपको पढ़ाऊंगा 1948 तब तो इंपॉर्टेंट होगा। बट यहां पर कोड में आप देख लेना कि कोई पर्टिकुलर चीज अगर उसी एक्ट की एक्सक्लूसिव है, जैसे आप कोड ऑन वेजेस पढ़ते हो तो वहां पे वेज की डेफिनेशन कहां दी हुई है वो तो इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में भी वेज की डेफिनेशन होगी, समझ रहे आप, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि वो मेन वाला जो कोड है उसी से ली गई है। ठीक है, जब मैं स्ट्राइक की बात करूंगा मेनली स्ट्राइक का जो रहेगा वो आपका किस में रहेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन में रहेगा, तो यहां पर जो स्ट्राइक का प्रोविजन दिया रहेगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो कोड जिस चीज के लिए स्पेसिफिक है उसके प्रोविजन आपको याद जरूर रखने हैं, बाकी सिंक्रोनाइजेशन है आपको जाना नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और है, उसके बाद में हम अपने एक्ट पे चलेंगे। ये है आपका इंट्रोडक्शन टू फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहां पर मैं आपको सिंपली 2I सेक्शन है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या है, बट मैं आपको एक छोटा सा जनरल आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूं डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वैसे इसके बाद में हम एक्ट पे चलेंगे। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो जनरल यहां पे डिफाइंड है, आप देख सकते हैं, एक आपका फिक्स्ड होगा, फिर आपका परमानेंट होगा, एक आपका कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होगा। ठीक है, फिक्स्ड में क्या होता है आपको पता ही है कि फिक्स्ड में क्या होगा, एक काइंड ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब फिक्स्ड और रेगुलर और फिक्स्ड और परमानेंट में क्या अंतर है, देखिए परमानेंट में क्या होगा, परमानेंट में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट परमानेंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि भाई आप 1 साल तक रहेंगे, 2 साल तक रहेंगे, 3 साल तक रहेंगे। यहां पर एक क्या है, यहां पर रेगुलरिटी फिक्स कर दी गई, और जो आपका ओमिशन है या फिर जो किसी भी एंड जो है वो डिफाइन नहीं है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंड डिफाइन होता है कि आप 5 साल तक के लिए यहां पर 5 साल के लिए आप परमानेंट एम्प्लॉय है, उसके बाद में अगर रिन्यू हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अलग बात है। ठीक है, परमानेंट मेंबर के केसेस में वो नहीं होता, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो परमानेंट बेसिस पे ही होता है कि आपकी कोई एग्जैक्ट डेट डिफाइन नहीं है। फिक्स्ड टर्म में क्या है कि आपका टर्म डिफाइन है, 2 साल, 5 साल, 3 साल, जो भी पर्टिकुलर है। पर फिक्स्ड और परमानेंट का क्या होता है कि इनको दोनों को रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलती है, तो जो पेरोल होता है ये दोनों उसमें मेंशन होते हैं, दोनों पेरोल पे होते हैं। बट अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की, तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर क्या है, ये एक थर्ड पार्टी के थ्रू आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो यहां वो एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर नहीं होंगे, बट फिक्स्ड टर्म और आपके परमानेंट वाले होंगे। अब जैसे मैंने टर्म की बात की, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि ये तो परमानेंट बेसिस पे होगा। और यहाँ पर क्या है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब परमानेंट एम्प्लॉय को आप हटाएंगे तो इसमें क्या है कि आपको नोटिस हैज टू बी गिवन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिक्स्ड वाले में क्या है, एम्प्लॉयमेंट लैप्सेस on the completion of term unless renewed, no notice is required to be given for retrenchment। ठीक है, तो अगर आपका टर्म रिन्यू नहीं हुआ है तो आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आपका टर्म खत्म हो रहा है। आपका टर्म खत्म हुआ, कंपनी का काम खत्म हुआ। बट यहां पर अगर आपको किसी को निकालना है, टर्मिनेशन करना है, तो पहले उसको नोटिस आपको देना पड़ेगा कि ये चीजें हुई हैं। ठीक है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट आपका कब लैप्स कब हो जाएगा, जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा होगा। 2 साल का पीरियड था, खत्म हो गया, आप उसमें नोटिस नहीं देगी कंपनी की 2 साल आपके एंड होने वाले हैं। अब वो रिन्यू हो ना हो कंपनी का कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है 2 साल के लिए। यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट बेसिस पे होता है, इसीलिए अगर आपको निकालना होगा तो एक नोटिस का रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इनफॉर्मल है, वो कॉन्ट्रैक्टर का और पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है या लेबर है उसका अपना नेगोशिएशन है, वो दोनों किस बेसिस पे नेगोशिएट करते हैं, इससे एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर
नेचर ऑफ वर्क है, आपको पता है कि नेचर ऑफ वर्क फिक्स टर्म में भी क्या होगा, आपको कोई काम दिया जाए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का तो वो भी स्पेसिफाइड यहाँ पे तो नहीं है। बट अगर मैं परमानेंट की बात करता हूँ तो आपको पता है कि आप किसी एक पोजीशन पे लिए जाते हो, अगर आप किसी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय आते हो, देखिए जब वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय की बात करते हैं तो उनका वो रोल डिफाइन नहीं करते हैं, बट जब वो परमानेंट की बात करते हैं तो आपको बोला जाता है, आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट का, जब परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट का निकलता है तो आपको बोला जाता है कि आप एज ए, अगर मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन की बात है, स्कूल की बात है, तो उसमें अलग अलग पोजीशंस होती है, फैकल्टी की पोजीशन हो गई, अदर स्टाफ की पोजीशन होगी, क्लैरिकल पोजीशन होगी, तो डिफरेंट जो है जॉब डोमेन डिफाइन होते हैं कि आप इस पे आएंगे या इस पे आएंगे, तो उससे हट के आप नहीं जाएंगे। बट यहाँ पर क्या है कि कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जब हम किसी चीज को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में बी प्रोहिबिटेड इन सर्टेन केसेस इफ सिमिलर वर्क इज कैरिड आउट बाय रेगुलर वर्कमैन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रेगुलर आदमी वही काम कर रहा है तो उसको वो पर्टिकुलर टास्क से हटा जा सकता है, बस इतना डिफरेंस है, ज़्यादा इसको जाना नहीं, आप सिंपल ये याद रखना, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद में अब हम चलेंगे अपना एक्ट पे, और एक्ट को हम 1 by 1 देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।